नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज का शो हमारा हेल्थ केयर को डेडिकेटेड है, जिसमें हम कुछ करंट खबरें तो लेंगे ही और साथ ही साथ साल 2021 में हेल्थ केयर का एज अ सेगमेंट भी स्टेटस रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। शुक्रिया आपने पूछा। नरेंद्र जी, हेल्थ केयर से जुड़ी कल भी हमने एक खबर ली थी जिसमें इंश्योरेंस के बढ़ते पेनिट्रेशन पर बात की गई थी और कमोबेश वो खबर अच्छी ही हम दोनों के प्रोस्पेक्टिव से लगी थी। और आज का भी, जैसा हमने शुरू में बात की थी, पूरा फोकस हेल्थ केयर पर है। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। नीति आयोग के अनुसार केरल हेल्थ केयर के मामले में देश का सबसे बेहतरीन राज्य सिद्ध हुआ है लगातार चौथे वर्ष। साथ ही यूपी बिहार दोनों ने नीचे से टॉप किया है और स्पेसिफिकली यूपी सबसे लास्ट पे रहा है। हालांकि इस सर्वे में पश्चिम बंगाल और लद्दाख शामिल नहीं है। यूपी ने एक चीज और भी दर्शकों को जाननी चाहिए कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में टॉप किया है, यानी कि अपने आप को जो हेल्थ केयर है उनमें सुधार काफी तेजी से हुए हैं। चाहे सबसे नीचे था पिछले साल भी और इस साल भी, लेकिन सुधार तेजी से हुआ है। किस कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ये सुधार भी बेहतर तरीके से नहीं हुए? वो है राजस्थान। यानी कि कुल मिला के जब इन डेटा को आप देखें तो किसी किसी विशेष राजनीतिक दल या किसी किसी विशेष संस्था को इस पूरे टॉप करने का या बॉटम करने का पूरा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है कि केरल ने टॉप क्यों किया, पिछले 4 सालों से लगातार टॉप करता हुआ क्यों आ रहा है, और यूपी की ये स्थिति क्यों है, राजस्थान की ये स्थिति क्यों है? नरेंद्र जी। शुक्रिया दर्पण। मुझे लगता है कल भी हम वो रेफरेंस पॉइंट लाए थे कि कितना लाइफ इंश्योरेंस और कितना जनरल इंश्योरेंस है। और उसमें बात आई थी कि जहाँ प्राइसेस हायर होते हैं हेल्थ केयर के, और वहाँ डिफिकल्ट होता है लोगों को इलाज करवाना या सुविधाएं लेना हेल्थ सर्विसेज की। हम्म। इसीलिए यदि हम केरला के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि रैंक वन है लास्ट जो है 4 ईयर्स से जो नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है और वर्ल्ड बैंक के साथ वो रिपोर्ट आ रही है। और उसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसी से जो हेल्थ आउटकम्स हैं इन द सेंस की जो आउटकम्स का मतलब है कि जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, मतलब या तो ये जो बच्चों की जो मृत्यु दर है या जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है, जो माताओं की जो मृत्यु दर है हम्म। वो कम है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेट है वो हायर है। हम्म। तो जाहिर सी बात है कि जब डेथ रेट कम होगा हम्म। तो जो जीने की जो रेट होगी वो हायर होगी। और उसके कारण क्या है? वो तो एक तो उस रैंक से भी पता लग रहा है कि यूपी का रैंक 19वां है आउट ऑफ टोटल 19 जो लार्जर स्टेट्स हैं। और जो फर्स्ट रैंक जो है केरला का है। और जो उसकी वैल्यू है उस इंडेक्स की वो 100 में से दी हुई है। हम्म। 100 में से केरला को 82 जो है वो स्कोर मिला हुआ है। हम्म। और जो यूपी को 31 मिला हुआ है। तो इतना बड़ा गैप है, उससे काफी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम्म। और उस कारण से हम ये कह रहे हैं कि जो मृत्यु दर है डिफरेंट टाइप्स वो कम है, और जो इसका जीने की जो प्रत्याशा दर बोलते हैं उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। अ, उसके कारण हमें ये डिटेल में डेटा देख भी रहा था कि उसके कारण क्या है। तो वन लाइन में कहें हम या दर्शकों से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंटरवेंशन है, पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है। हम्म। और उस कारण से वहां पे जो फंडिंग है, जो पब्लिक फंडिंग है वो ज्यादा है। वहां पे जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बेहतर है और स्टेट के मुकाबले। वहां पे जो नंबर ऑफ बेड्स हैं हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो और देश राज्य जो देश के राज्य हैं उसके मुकाबले ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे एक तरह से हम ये बात बार बार करते रहे हैं कि यदि वेलफेयर स्टेट का रोल बेहतर होगा, जिसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य जो है, यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर
रोल अदा करेगी या योगदान देगी, हम्म, तो वो फिर उनकी फंडिंग में भी दिखता है, फंडिंग से जो है वो उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखता है, वो डॉक्टर्स में भी दिखता है और नर्सेज में भी दिखता है। तो हम्म, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फाइनेंस बेहतर हो, जहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेहतर हो, जहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज अच्छी हों, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों की जिंदगी की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, खासकर हिंदुस्तान में, वो बेहतर होना वाजिब है, और वही इस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नरेंद्र जी, एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है देखनी, कि केरल लगभग हर अच्छी, जिसमें टॉप करना एक बड़ी बात हो, उन हर रिपोर्ट्स में टॉप करता है, फिर चाहे वो एजुकेशन को लेके हो। अभी हाल ही में हमने जो वेजेस वाली रिपोर्ट थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये अर्थशास्त्री या एक आम दर्शक या मुझ जैसा दर्शक को बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको जानता है कि ये आपस में इनका बहुत बड़ा इंटेंगलमेंट है, आपस में इनका बड़ा अंतर संबंध है। बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, हम खर्चा पानी में बात करते रहे हैं इस पॉइंट पे कि देखिए, सरकार किस लिए होती है। सरकार जो है लोगों के भले के लिए होती है, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए होती है, उनको कम करने के लिए होती है। और खासकर आपने अच्छा बोला कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा हम्म, जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी सेवाएं हैं जिसमें कि सरकार का हस्तक्षेप, योगदान जो है वो अच्छा होना ही चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो भारत के स्तर पे ही बात है। यदि हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को लें, ऑस्ट्रेलिया को लें, कनाडा को लें, न्यूजीलैंड को लें, उन देशों में जो है आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर है। और हाँ, तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है और फंडिंग वहाँ ज्यादा है। हम्म, मैं इनफैक्ट कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने एक स्टडी भी की थी उस पे कि 4 to 8 to 9% जीडीपी का शेयर जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है इस्तेमाल करती है। इवन जो बिल्कुल बाजार जहाँ पे ज्यादा व्याप्त है, अमेरिका में, वहाँ पे 6-4% जो है वो खर्चा करती है सरकार हेल्थ केयर में। हम्म, तो ये बहुत बड़ा जो है शेयर है। जबकि वो यदि कंपैरिजन हम इंडिया के बारे में लें, तो वो सिर्फ 1% है। तो हम्म, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी वो कम करती हैं। हम्म, और जहाँ स्टेट बेहतर कर रही है, जैसे इसमें मैं और भी रेफरेंस दे सकता हूँ कि जैसे तमिलनाडु, हम्म, या जैसे मुझे लगता है कि उसमें और डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उत्तरांचल या हिमाचल, इवन इवन दिल्ली जो है वो बेटर जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। इस कारण से जो बेड पॉपुलेशन रेशियो है या डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है, उन स्टेट की बेहतर है। और इस हम्म, कारण से उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बेटर है। और उस कारण से वहाँ के रिलेटिवली एजुकेशन भी बेटर है इन स्टेट्स की। तो चाहे वो इंडिया के स्टेट के बारे में बात करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर बात करें, जो सरकारें हम्म, अपने शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा योगदान करती है फंडिंग से, और ज्यादा हॉस्पिटल खोलती है, ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज और टीचर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं उनकी नौकरी के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों की आम जिंदगी में, चाहे वो शिक्षित समाज के रूप में दिखता है, चाहे वो स्वस्थ समाज के रूप में दिखता है। जी बिल्कुल। आपने वेलफेयर स्टेट्स की बात करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इस बात पर सहमत हैं कि अगर आपको देशों के रूप में अगर कहीं से शिक्षा लेनी है, तो आपको अमेरिका नहीं देखना होगा, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सबसे पहले देखनी होंगी, फिर यूरोप की कुछ कंट्रीज देखनी होंगी, जब आप बात करते हैं वेलफेयर स्टेट्स की। वही चीज अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा केरल। अब इसमें मेरा एक सवाल है, पता नहीं कितना रेलेवेंट रहता है, कि क्या केरल इस लिस्ट में ही नहीं, अन्य लिस्ट में भी, क्या बेस्ट ऑफ द वर्स्ट तो नहीं, कि इससे बेहतर हो सकता था लेकिन यही अब हमारा पैरामीटर हो गया है, या फिर केरल स्टैंड अलोन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है केवल लिस्ट में ही? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है। जी। जैसे हम लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहे हैं, केरला की वो बेहतर है, टॉप 1 रैंक पे है। हम्म, वो बिल्कुल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो इंडेक्स बनाते हैं नीति आयोग, उसमें भी उसका फर्स्ट रैंक है। इस कारण से हेल्थ के रूप में भी वो दिख रहा है।
लेकिन उसमें भी जैसे प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है केरला में। ये या फिर ये कहें कि रेमिटेंसेस का रोल बहुत ज्यादा है केरला की इकोनॉमी में, कि जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। एक एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये क्यों हो रहा है कि लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहां से जा रहे हैं, या हम देखते हैं कि जो केरलाइट नर्सेज हैं वो क्यों माइग्रेट हो रही हैं दिल्ली में या और सिटीज में, वहां पे उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल है कि वहाँ। ये बात सही है जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे मिनिमम वेज रेट है वो बेहतर इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन ये भी बात है कि वो इनफैक्ट एक कमेंट भी किया था जिसमें एग्री हूँ मैं, दर्शक ने कमेंट किया था, वो अच्छा कमेंट था। वो एनआरआई है, मिडिल ईस्ट में वर्क करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि काफी लोग जो हैं केरला के वो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, इस कारण से वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही है। जब लेबर नहीं मिलती है तो फिर वो बिहार से या यूपी से वहाँ पे लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो नेचुरल है, और जाहिर सी बात है, जब वो माइग्रेट वहाँ पे हो रहे हैं केरला में और वहाँ पे लेबर नहीं है, कम लेबर है, कम लोग हैं क्योंकि वो माइग्रेशन हो रहा है उनका, तो उस कारण से वेजेस भी हायर है, मतलब हाईएस्ट वेज है। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो कहने की कोशिश ये कर रहे थे कि सिर्फ सरकार का रोल नहीं है यहाँ पे, माइग्रेशन का रोल भी है। मतलब दोनों चीजें हैं कि यदि फॉरेन के लिए माइग्रेट नहीं करते वहां से लोग, तो कमी नहीं होती लोगों की, वहाँ लेबर की कमी नहीं होती। तो लेबर की कमी नहीं होती तो नेचुरल है कि वहाँ पे वेजेस फिर लो हो जाती। लेकिन अभी लेबर की कमी है, इस कारण से वहाँ जो लोग जा रहे हैं वो हायर वेज पे काम कर रहे हैं। और यही लिंकेज हम ऐसे ही समझ सकते हैं, मतलब तो आगे लिंकेज हम कर सकते हैं इस पॉइंट को। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि हिमाचल में हाँ, ये मतलब इनफैक्ट आप भी उत्तरांचल में वो चीजें देखते होंगे कि काफी लोग जो हैं माइग्रेट हो रहे हैं पहाड़ों से दिल्ली की ओर या लखनऊ की ओर या चंडीगढ़ की ओर, और कई बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, और नेचुरल उनकी वेजेस हायर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, या तो माइग्रेट कर गए, और वो रीजन मैंने और देखा है पहाड़ों में, यदि रेफरेंस में पॉइंट आया ही है, क्योंकि लोगों के पास जो जमीन कुछ ना कुछ है, तो इसलिए स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है पहाड़ों पे, जनरली हम ये देखते हैं। तो इस कारण से वो फिर कहते हैं कि एक कास्ट डायनेमिक्स भी है कि अरे हम तो घर में भी बैठ के ही खा लेंगे। तो जब मान लो बनाने की बात आती है, या रोड बनाने की बात आती है, या कोई रेनोवेशन की बात आती है, तो उस टाइम जो है गांव के लोग नहीं मिलते हैं, और लेकिन वो बिहार के या यूपी के जो दोस्त हैं या पॉपुलेशन है या माइग्रेंट्स हैं वो काम करते हैं। ये इंटरेस्टिंग लॉजिक, और इस कारण से हम केरला को भी उससे लिंकेज कर सकते हैं कि माइग्रेशन, चलो पहाड़ों का माइग्रेशन या दिल्ली या लखनऊ में हो रहा है तो वहाँ पे वेजेस हायर है और लोगों को काम मिल जाता है। सिमिलरली वेजेस जो है केरला में हायर है, लेकिन वो माइग्रेशन दिल्ली में कम और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो इससे ये है कि आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हाँ बिल्कुल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की और जरूरत है, और जो थोड़ा उस तरह का कम फंडिंग कुछ हाल फिलहाल में यदि हुई है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी ऐसा खासकर एजुकेशन और हेल्थ में ज्यादा ऐसा कुछ दिखता नहीं है जो कि और स्टेट में हमें दिख रहा है। आपने उत्तराखंड का मेरा ख्याल है बोला था, लेकिन वो बिल्कुल सही है। आपने कास्ट डायनेमिक्स की बात की, उसके बारे में भी कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे कि आपके पास जमीन होते हुए भी आप क्यों नहीं उसका उपयोग कर पाते हैं, क्यों बैठ के ही खाना पसंद करते हैं, या क्या चीजें चलती हैं। साथ ही साथ आपने इस विषय पे भी जो बताया कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 10 टू परफेक्ट हमेशा रहता है। इन सबके बावजूद चाहे केरल में कितना ही स्कोप इम्प्रूवमेंट हो, कम से कम हमारे जो हिंदी बेल्ट जो राज्य हैं सभी, लगभग आप देख लीजिए बड़े राज्य, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, सब बॉटम में है। कम से कम उनके लिए तो एक बेंचमार्क है केरल, कम से कम वहां तक पहुंचने के लिए तो स्ट्राइव कर ही सकते हैं नरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो इसमें तमिलनाडु का नाम भी जो है ले लिया है, और मैं डेटा में देख ही रहा था कि वहाँ पे पब्लिक फंडिंग भी ज्यादा है। और इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम बात भी करने वाले हैं कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट क्या है इन स्टेट की, वो ज्यादा कंट्रोल है, ज्यादा रिप्लेसमेंट रेशियो के नजदीक है।
तो बिल्कुल यदि कोई भाई हिंदुस्तान में ही तो एक राज्य या कुछ राज्य बेहतर कर रहे हैं और साउदर्न राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। यदि वो उत्तर राज्य जो है, उत्तरी राज्य जो हैं, नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, उनको सीखना चाहिए इस तरह की चीजों के लेके, जो जिससे कि लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा यदि बेहतर हो रही है तो। जी, आपने जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इनइक्वेलिटी अगर स्पेसिफिकली कहें उसके बारे में बोला था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तो उसी को एंकर लेते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट हालांकि काफी पुरानी हो चुकी है, अभी हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं बता देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पे इसको लेके एक समीक्षात्मक लेख आया है या फिर एक एडिटोरियल आया है, वह है नरेंद्र जी, आप इसे जानना चाहेंगे कि ये एडिटोरियल लेख मैं देख लेता हूँ कि किन्होंने लिखा है, राइटर्स के नाम मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो एडिटोरियल लेख है, इसमें क्या चीजें रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, डेटा का क्या समर्थन कर रहा है या क्या चीजें हैं। ये क्रिस्टोफर जेफ्रोलेट और त्रिशाली चौहान का ये लेख है, अगर मैं नाम सही पढ़ा हूँ। जी नरेंद्र जी। बिल्कुल, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है। उसमें बेसिकली 2019 से लेके 2021 का जो डेटा है उसके बारे में बात हुई है या डेटा कलेक्ट किया गया है कि क्या हेल्थ स्टेटस है इंडिया का। और ये जो लेख जाफर और मिस चौहान ने जो लिखा है आज इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी हेल्थ केयर में, हेल्थ आउटकम्स में कितनी है इंडिया में। क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट आई है और इसलिए रिलेवेंट है डिबेट आजकल, कि डेटा में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 वाला जो है, कि जो आप पहले भी इस पे बात करते रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो है इंडिया की, वो है 1020, मतलब महिलाएं जो है 1020 हैं और जो पुरुष हैं वो 1000 हैं। तो मतलब 1000 पुरुष पे 1020 जो है वो महिलाएं हैं। इससे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इनफैक्ट हम एक तरह से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इवन केरला जैसा हमारा देश जो हो रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं असल में अन्यथा भी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अन्यथा भी पूछना चाह रहा था क्योंकि ना मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने तुरंत मतलब इसमें कहा कि इसमें डेटा में दिक्कत क्या है, मतलब ऐसा सीधे ऐसा क्लेम कर देना भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्योंकि फिर मैंने गूगल किया तो उसमें 800 918 स्थितियां सुधरी हुई हैं आजादी के बाद से। निश्चित तौर पर हमको 70 वर्ष के लगभग हो गए हैं, तो उसके बाद तो सुधरनी चाहिए। लेकिन वो स्थितियां जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या वाकई में है इस पर, जैसे आप भी मुस्कुरा रहे थे और मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि ये एक एवरेज, जो केरल का एवरेज है उसके आसपास आप हाईएस्ट आपका एवरेज हो जा रहा है, तो क्या संभव है ये सवाल। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ये दोनों जो ऑथर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी एक लेवल पे चैलेंजिंग है। और ये बात सही है कि जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब जो महिला रिप्रोडक्टिव एज में रहती है, ऑन एन एवरेज उनके पास कितने बच्चे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान की महिला के पास ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं, यही टोटल फर्टिलिटी रेट है जो कम हुआ है। तो 2019 से लेके 21 में डेटा ये कलेक्ट किया गया है। मतलब एक तरह से कोविड जब शुरू होने से पहले 2019 में एक उसका पार्ट जो है सर्वे किया गया था, और दूसरा जो जब सेकंड वेव आई थी 2021 में, अभी जो अप्रैल मई में, उस टाइम जो है उसको कलेक्ट किया था, 2 पार्ट में उसको कलेक्ट किया गया है। तो इसलिए इसको 2019 से लेकर 21 तक जो है डेटा है, और उसमें ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 है, 2 बच्चे हैं ऑन एन एवरेज एक महिला के पास हिंदुस्तान में। जो कि एक तरह से ये बोला जाता है कि बेटर है पॉपुलेशन वाइज, जो और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है स्टेबल है इंडिया में। लेकिन जहां तक जेंडर का इशू है, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि डेटा बताया गया है कि 1020 जो हैं वो महिलाएं हैं, मतलब डेटा में है। अब उसको कैसे हम देख सकते हैं, वही बात चल रही है। और मुकाबला वो 1000 पुरुषों के मुकाबले बात कही जा रही है। तो उसमें उन्होंने फिर ये कहा, आगे डेटा दे रखा है कि 2015-16 के मुकाबले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 15-16 में, उस टाइम जो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो था, जिसको एसआरबी बोलते हैं, कि बच्चों का एक तरह से जब बर्थ हो रही है, उस टाइम कितने बच्चे थे। तो उस टाइम जो थे वो 919 बच्चे थे, हाँ, कि जो लड़कियां थी 919 हजार के 2015-16 में। मुकाबले।
पुरुषों के। बिल्कुल। और अब जो है वो 929 हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट बता रहा है कि यदि बच्चों की पॉपुलेशन जो है, लड़कियों की पॉपुलेशन जो है, वो 919 से 929 हो गई है, मतलब एक तरह से 10 बढ़ी है, लेकिन अभी भी अझार नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये मतलब एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि महिलाएं इतनी होगी 1020, लेकिन बच्चों की पॉपुलेशन है 929 ही दिख रही है, वो 1000 भी क्रॉस नहीं कर रही है, टच में गणितीय, नहीं। अगर प्योर गणितीय आधार पर इसको देखें तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि कुछ समय बाद जो पुरुष, जो बच्चों के मतलब मेल जो इन्फेंट है उनका, या जो मेल चाइल्ड है उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। मैथमेटिकली तो यही सिद्ध होता है, अगर दोनों ही डेटा सही हैं तो जो पुरुष बच्चे हैं या वो हैं उनकी मृत्यु दर ज्यादा है। नहीं नहीं, मतलब इसको थोड़ा मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी 929 लड़कियां हैं, हम्म, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हम्म, मुकाबले 1000 लड़कों के। जी जी तो इसलिए इसका मतलब है कि मोर्टेलिटी रेट जो है रिलेटिवली मतलब कम महिला लड़कियां हैं। इसका हाँ मतलब कि 929 मतलब 1000 होनी चाहिए थी ऑन एन जी एवरेज, जी लेकिन वो 929 है। तो इसका मतलब है कि 1000 क्यों नहीं हो रही है। हाँ, हाँ तो जबकि पॉपुलेशन वाइज देखें, अब इनफैक्ट दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि वो एक तो हो गया, तो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो 1020 महिला हैं टोटल, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, जी जी और उसमें से और 1000 जो है वो मर्द हैं पूरी हम्म पॉपुलेशन में। हम्म इस सैंपल सर्वे में ये रिफ्लेक्ट किया गया है। तो वो बच्चों में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट तो ये है। हम्म उसमें आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि क्या तो इसका मतलब पुरुष 1000 तो है ही, तो फिर क्या डेथ रेट हुई है, ये पुरुष बात की सही हो गई, पुरुष की मेल death- उसकी, हाँ यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो तभी अच्छा, तभी वो बराबर हो पाएंगे। बिल्कुल मैथमेटिकली तो यही एक एक फिगर है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष की मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, तभी वो बराबर हो पा रहे हैं, क्योंकि पैदा बिल्कुल होते ही तो स्त्रियां ज्यादा है, बिल्कुल स्त्रियां कम है, सॉरी। राइट राइट, मतलब यदि उसके बारे में रेफरेंस आप पॉइंट बता रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, कि वो कह रहे हैं कि क्या कोविड में इतनी डेथ हो गई है मेल की। हाँ वही, मतलब वो जस्ट क्वेश्चन मार्क ही कर रहे हैं, उसमें वो एक्चुअली तो नहीं बता संभव रहे हैं कि नहीं है नहीं। मैथमेटिकली, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन मैथमेटिकली भी संभव नहीं है, संभव प्रोबेबिलिटी के नहीं हिसाब है। से भी संभव नहीं है कि आपके 80, अगर आपका 80 या 90 पुरुष प्रति हजार में से मृत्यु हो रही है, अधिक महिलाओं के मुकाबले अधिक 80 या 90 पुरुष मर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, चिपली सी। बिल्कुल। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, और ये एक पॉइंट है कि पुरुषों की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, और उसको इनफैक्ट लिंकेज भी किया गया है, यदि हम समझने की कोशिश करें कि ये ऐसे इसमें लिखा गया है कि इनफैक्ट उस सैंपल सर्वे की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा है कि कॉशन के साथ पढ़िए, क्योंकि वहां पे डेटा रिपोर्टिंग का इशू है। जैसे वो कह रहे हैं अंडमान निकोबार में या तेलंगाना में, वहां पे महिलाएं को ज्यादा सर्वे किया गया और पुरुषों का कम सर्वे किया गया। अ, तो इसलिए महिलाओं का सर्वे जब ज्यादा हुआ, जो सैंपल साइज ज्यादा है और पुरुषों का कम है, तो क्या वो तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। या इनफैक्ट इन्होंने एक पॉइंट और कहा, तीसरा पॉइंट, कि जब हमने क्वेश्चन पूछा कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष है, तो ये पूछ रहे थे, डिफैक्टो वर्ड यूज कर रहे हैं, कि पिछले रात में कितने महिलाएं कितने पुरुष आपके घर में थे। ये पूछा गया पिछली रात में। मान लीजिए आज यदि 2020 अप्रैल 30 को सर्वे कर रहे हैं, तो 29 रात को कितने महिलाएं कितने पुरुष थे घर में, ये डेटा पूछा गया। तो उसमें वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछली रात को वो निकल गए थे काम करने के लिए, खासकर मेल। तो जब वो मतलब कितने थे, इसका मतलब कि हो सकता है माइग्रेशन वाला इशू यहाँ भी आ रहा है, जो हम थोड़ा पहले बात कर रहे थे, चाहे वो केरला के रेफरेंस मतलब था या। सवाल फ्रेम जो किया गया था उसकी भी थोड़ा सा दिक्कत है, अगर बहुत आसान भाषा में पूछे तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट भी आ रहा है कि क्या उस कारण से तो नहीं हुआ है। तो मतलब ये 3 इश्यूज है जिसपे कि लग रहा है कि डेटा में इशू है, और ये रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी तरफ हम लोग बात जी करना चाह रहे हैं। जी जी उसके अलावा एक पॉजिटिव चीज ये निकल के आई है इस डेटा में, ये लेख में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, कि जो मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल जो वो है प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, उसको जो महिलाएं यूज कर रही हैं, उसका शेयर इंक्रीज किया है 2015 के मुकाबले। 2019 से लेके 21 तक जो है मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और उसमें जागरूक होती है। क्वेश्चन हल्की सी वो बोल रहे हैं कि अभी भी जैसे बिहार और जो स्टेट्स हैं वो लेस देन इवन 60% है, कहीं 50% है, कहीं 60% जो है वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें रिफ्लेक्ट हुए हैं, और ये तो चलो बहुत बड़ा पॉइंट तो यही डिबेट का है कि 1020 है कि नहीं महिलाएं।
जो क्रिटिकल पॉइंट्स उन्होंने रिफ्लेक्ट किए हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो कम है महिलाओं की, क्योंकि जेंडर का ये आर्टिकल है। तो लिटरेसी रेट इस टाइम जो है उन्होंने बोली है वो है 72%। हाँ, 72% महिलाएं यहाँ शिक्षित हैं हिंदुस्तान में, मुकाबले पुरुषों 84% है। तो ये जो 12% का जो गैप है ये बड़ा गैप है। और वो एक तरह से वही जो शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं पहले वाले पॉइंट से लिंक हो जाता है कि आप एजुकेशन हेल्थ में कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं। हाँ, यदि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है तो नेचुरली ये जो गैप है वो फिल इन हो सकता है, वो बात दूसरी है। लेकिन एक पॉइंट ये है, और उन्होंने ये कहा कि यदि 12% का लिटरेसी गैप है तो एक उन्होंने डेटा दिया उसके साथ कि ऐसा यदि मान लीजिए स्थिति ये शिक्षा की है तो उन्हें इंटरनेट का डेटा भी दिया है इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट जो पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान में इस टाइम उस सैंपल सर्वे में वो 57% इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो महिलाएं यूज कर रही है वो 33% इस्तेमाल कर रही हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड है। तो जब डिजिटल डिवाइड है तो लिटरेसी रेट डिवाइड भी है। हाँ, तो एक तरह से लिंकेज रिफ्लेक्ट हो रहा है सीधा सीधा कि यानी कि ऑब्वियस है इंटरनेट से एजुकेशन से भी लिंकेज है उसका। तो जब 33% महिलाएं ही सिर्फ इंटरनेट यूज कर रही हैं और पुरुष जो है 57% इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी वो लिंकेज बनता है। तो इसलिए ये हम मुझे लगता है नटसेल में ये बात करें कि इस आर्टिकल में जेंडर इनइक्वालिटी के चैलेंजेस बताए गए हैं, और कुछ जो है ये पॉजिटिव जो हम बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन अभी भी लिटरेसी में इनइक्वालिटी है वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड जो है वो जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में है। और ये जो रेशो है, जो सेक्स रेशो है, उसमें क्वेश्चन मार्क है, और उसमें 3 कारण बताए गए हैं। जिन 3 कारणों को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। नवीन जी, जैसे कुछ सर्वेज होते हैं या कुछ डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, एग्जिट पोल के दौरान डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, या आप कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखते हैं, इनका डेटा इकट्ठा करने के दौरान या कुछ जानकारियां लेने के दौरान तो काम होता है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे जो डेटा होते हैं, जो एक डायग्नोसिस की तरह होते हैं, नीति निर्माण के पूर्व किए जाते हैं, है ना, उनमें अगर थोड़ा सा भी लगे कि 1000 के बनिस्पत 1000 पुरुष के बनिस्पत 1020 स्त्रियां कैसे हैं, तो मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स अभी नहीं, अभी 5वां चल रहा है, 6ठे या 7वें में थोड़ा सा इसमें सुधार करके, थोड़ा सा डेटा सैंपल को बढ़ा के और थोड़ा सा रेक्टिफाई करके कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, खुद को भी सवाल पूछे जाने चाहिए। बाकी कई चीजें पॉजिटिव हैं, कई चीजें नेगेटिव हैं, थोड़ा बहुत अंदेशा भी देता है चीजों को लेके, लेकिन अगर 80-90 के फिगर्स में 1 या 2% का मतलब जिसे कहते हैं डाइवर्जन हो जा रहा है, तो वो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा इश्यू है, नीति निर्माताओं के लिए दिक्कत भरा हो सकता है, जो इन डेटा को देख के नीति निर्माण करेंगे। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये अच्छा है, जैफरलेट और मिस चौहान ये पॉइंट कह ही रही हैं, और अच्छा कंक्लूड किया है पॉइंट कि जाहिर सी बात है कि ये तो और जो डेटा आएगा उसमें पता लगेगा, और बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि सैंपल साइज बढ़ेगा तो और रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 2021 में सेंसस शुरू हो चुका है, तो जो कह ही रहे हैं कि जो सेंसस का डेटा आएगा उसमें तो ये बिल्कुल क्रॉस चेक ही हो जाएगा जब आप पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल और रियल रिजल्ट के बीच का अंतर कहा जा सकता है। बिल्कुल, और ये हम कह ही सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का डेटा है वो 2-3 साल में आ जाता है सेंसस का, तो 24 तक मुझे लगता है 24-25 तक जो है डेटा हमारे सामने होगा सेंसस का। यदि मेरे से आप पूछें, मैं इसको हिंट भी करना चाह रहा हूँ, जो आप भी हिंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के देशवासी हैं कि ये 1020 तो नहीं है। यदि मतलब नहीं, मैं निश्चित हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि आपका हाईएस्ट आपका एवरेज नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। केरल में जहां पे अगर आप देखें तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे हर 1000 पुरुष के प्रति 1200 या 1300 महिलाएं हैं, नहीं, इतना बड़ा फिगर नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास यूपी, हरियाणा और बिहार जैसे हिंदी बेल्ट राज्य हैं, जहां पे कि महिलाओं के बनिस्पत पुरुषों की या पुरुष के बनिस्पत महिलाओं का क्या रेशियो है हमें पता है। शादी के तक वांदे पड़ जाते हैं हरियाणा जैसे राज्यों में, घटनाएं आपने सुनी ही होंगी। तो मैं बिल्कुल भी इसको अंदेशा क्या, मैं बिल्कुल भी इसको निजी तौर पर कम से कम स्वीकार करने को तैयार नहीं। प्लीज कंटिन्यू।
बिल्कुल, बात सही है। जितना जेंडर बाइज सोसाइटी है और हमें पढ़ा लिखा तबके हैं हम लोग, तो ये हम्म, बात करनी चाहिए। पेट्रियार्की है इंडियन सोसाइटी में, जी, तो और उसमें कितना फीमेल फिटिसाइड होता है ये हमें मालूम ही है, खासकर मिडिल क्लास के होने के बावजूद हमें पता है कि, और ये इनफैक्ट रिफ्लेक्ट उसमें हो ही रहा है। डेटा का पॉजिटिव पॉइंट है कि अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो ज्यादा बुरी है, मतलब 900 से कम है। हम्म, कि आप समझ पा रहे होंगे, हाँ, कि जो ज्यादा अर्बनाइज एरिया है, साउथ दिल्ली या अर्बन डिस्ट्रिक्ट, मैंने एक इनफैक्ट स्टडी भी की थी हिमाचल में, जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ अर्बन शेयर ज्यादा है, वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड या सेक्स रेशियो जो है ज्यादा खराब है या ज्यादा ज्यादा है। तो इससे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कितने चैलेंजेस हैं। तो कैसे अभी अभी चैलेंजेस व्याप्त हैं, और इनफैक्ट चलो ये बात शुरू हुई है तो डिटेल हम दर्शकों के साथ कर ही लें। हम्म, ये इनफैक्ट ये एपिसोड हम करेंगे भी आने वाले दिनों में। वो हम्म, है शादी, हम्म, शादियों का जो लिंकेज है। इनफैक्ट मैं एक दिन मोदी नगर से मतलब आ रहा था, तो मैं देख रहा बैंक्वेट हॉल में बहुत सारे लाइन लगी हुई है, और ये हर जगह ऐसी होती है। हम्म, और इनफैक्ट मैंने देखा कि मैंने इनफैक्ट एक शादी में गया भी था, तो वहां पे वेस्टर्न यूपी की शादी में मैं गया था। तो वहां पे मैंने देखा कि एक कार जो है वो हमेशा आपको एक एसयूवी मिलेगी, चाहे आप कितने भी मिडिल क्लास के हैं, गरीब हों। इनफैक्ट उसी के लिंकेज में एक और उनके रिश्तेदार के पास गया, तो वहां पे भी एसयूवी वो यूज कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खरीदी है, कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरे दोनों बेटों की शादी हो रखी है और वहाँ एसयूवी मिली हम्म, हुई है। हम्म, तो मैं, जबकि मैं सरप्राइज हो रहा था कि एक किसान, मतलब इस तरह की फैमिली जो हम्म, है, इतना अर्निंग नहीं है, तो कैसे वो इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब मान ये लीजिए, मैं कह रहा हूँ महिलाओं की स्थिति जब ऐसी है कि डॉरी वही, यहाँ तक लिंकेज हो रखा है, तो कैसे हमारी सेक्स रेशियो इम्प्रूव कर सकती है इतने लेवल पे, मतलब 10 हो जाए, 5 बिल्कुल, हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन वो 1000 को क्रॉस कर जाए और तो वो थोड़ा जहाँ का गीत फेमस होता है कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, वहां हम्म, पे ये रेशो, और चलिए एक वक्त को फेस वैल्यू पे ले लिया जाए, ये रेशो है भी। तो जो महिलाएं जन्म ले रही हैं, क्या उनके पिता को अपना सर नहीं पकड़ना पड़ रहा है कि मुझे एसयूवी कार देनी होगी, क्या मुझे दहेज देना होगा? क्या उन 1020 महिलाओं की स्थितियां सुधरी हैं या सुधरेंगी, या उतनी तेजी से सुधर रही हैं? खास तौर पे आप सही कह रहे हो, आपने उत्तराखंड के बारे में बात की, आपने हिमाचल के बारे में बात की। अल्मोड़ा में आप देख लीजिए, मेरा गृह क्षेत्र है, वहां पे महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर लगती है, बजाय कि आप देखें वहां पे वही जो आप शुरू में ले गए थे, अरे अमीरी गरीबी है, लेकिन उनके बीच इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, खैर डिस्कस करेंगे, अब काफी चीजें हैं। हम बिल्कुल। तीसरी खबर पर चलते हैं। तीसरी खबर भी इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन और प्रीमियम को लेके दर्शकों के साथ डेटा शेयर किया था और डिस्कस भी किया था। आज इसके इस पे जो आपको क्लेम मिलता है, क्लेम सेटल होता है, उसको लेकर एक डेटा आया हुआ है। हालांकि केवल हेल्थ सेक्टर का नहीं है, लेकिन प्रीमियम के अलावा और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन के अलावा क्लेम भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। लोगों ने, आम नागरिकों ने, मैंने, आपने भी ये कभी ना कभी ये दर्द सहन किया होगा। फिगर्स बता देता हूँ, फिर आपके बारे में, इसके बारे में जानेंगे। साइक्लोन को लेके है, बाढ़ को लेके है। इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले 2020-21 में केवल 29.72% अमाउंट जो है वो सेटल किया था। बाकी अनक्लेम है या बाकी पेंडिंग है। बाकी इसके अंदर ये तो हेडलाइन डेटा है, और भी डेटा होंगे, लेकिन बेसिकली ये इसमें ये खबर आपने भी पढ़ी थी, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आप कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें दर्पण की, एक तो ये पहली दो खबरों से बिल्कुल लिंकेज होता है, और हम्म, इनफैक्ट कल की बात से भी लिंकेज हो रहा है, तो दर्शकों को आसान होगा कंप्रीहेंड करना, समझना चीजों को, और आसानी से हम लिंकेज बना पाएंगे। कि हम कल ये बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक सोल्यूशन हो सकता है कि जो हेल्थ केयर में, लाइफ इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में जो इश्यूज आते हैं, उससे हम अपनी सर्विसेज को ठीक कर पाएंगे और हमें इम्प्रूव कर पाएंगे हेल्थ स्टेटस को। तो हम्म, हम लोग ये बात कर रहे थे कि डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कंपनीज हैं, खासकर प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो क्यों, इससे से पब्लिक हेल्थ केयर अब आप अच्छा कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा मुकाबले आप इंश्योरेंस के डिपेंडेंट हो। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस को पे करे, प्राइवेट हॉस्पिटल को पे करे, या प्राइवेट डॉक्टर्स को पे करे।
तो ज्यादा बेहतर वही होगा कि गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, तो एक सिक्योर सिस्टम जो है वो होगा। उसी को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आज ये पॉइंट भी। और इनफैक्ट IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसी की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है, और उसमें ये कहा गया है कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो है 30% क्लेम अभी मिले हैं जो साइक्लोन और फ्लड आए थे, जो बाढ़ आई थी 2020 और 21 में, सिर्फ 30% मिला है क्लेम अभी, 70% अभी नहीं मिला है। और जो अमाउंट है 70% का, वो है 1700 करोड़ रुपया। तो 1700 करोड़ रुपए तो अभी लोगों को मिला ही नहीं जब वो साइक्लोन आ रहे थे अलग अलग तेलंगाना में या चेन्नई में या उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में। तो जब उनको क्लेम नहीं मिल रहे हैं, हाँ, मतलब सिर्फ अभी 750 करोड़ ही मिला है, 1700 करोड़ नहीं मिला है 2500 करोड़ में से। तो 1700 करोड़ जो नहीं मिल रहा है वो 70% अभी बाकी है। तो ये फिर हमारे जो मेडिकल, जो हेल्थ केयर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत में, इनफैक्ट इसी पॉइंट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि ऐसी स्कीम चल रही है जो इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी ये लिमिटेशन बन जाती है कि कल हम ये भी बात कर रहे थे कि जी प्राइसेस भी तो इंक्रीज कर जाते हैं ना, कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट का कमाने के लिए, जो आपने रेफरेंस पॉइंट दिया था, तो वो बड़ा सा अमाउंट भी दिख जाएगा, 1 लाख करोड़ लोग मिला है, रुपीज मिला है, या इतने लोग जो है इंक्रीज कर गए हैं क्योंकि लोग इनसिक्योर्ड हैं, और खासकर कोविड में, या अभी ओमिक्रॉन की बात हो ही रही है ना। तो जब इस तरह के रिस्क हैं, तो प्रोवाइडेड इसके कि इंश्योरेंस से वो रिजॉल्व करें, और वो डेटा भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जो अभी केरला से लिंक होता है, या वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे थे जर्मनी में जो है फ्री एजुकेशन है, हाँ, या हेल्थ है, तो क्यों क्यों ना इस तरह के मॉडल्स जो है यहाँ पे अप्लाई हों, और वो इस टाइम की महामारी में नहीं हम करेंगे। और हमारा डेटा भी ये बता रहा है, हाँ, हाँ, हमारे कुछ राज्य भी अच्छा कर रहे हैं। तो एज ए होल जब डेटा इंश्योरेंस का भी बता रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी का भी बता रहा है, कुछ राज्य केरला और तमिलनाडु जैसे भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब भारतीय स्तर पे, जब हिंदुस्तान के स्तर पे हम एक अच्छा हेल्थ केयर बनाना चाहते हैं, एक स्वास्थ्य क्षेत्र को बनाना चाहते हैं, तो इनफैक्ट ये रिपोर्ट भी पहले बोलती रही है, मैं बार बार इसको रिपीट करता रहता हूँ कि 2.5% GDP का सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, उसमें कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेट को भी करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने रेफरेंस पॉइंट भी दिया, मैं रिपोर्ट डिफरेंट डेटा, या मैंने काम भी किया है इस पे, कि जो स्टेट, जो कंट्रीज बेहतर पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ केयर डेवलप करती है, उनसे जो है उनका टीचर, या उसको कहें डॉक्टर्स, और पॉपुलेशन रेशो, बेड पॉपुलेशन रेशो जो है वो बेहतर होता है, नर्स पॉपुलेशन बेहतर होता है, उनसे उससे जो है क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंप्रूव करती है, और जिंदगी को जीने के वर्ष इंक्रीज करते हैं। भाई इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा साल हम जी पाए और अच्छे से जी पाए। पर अच्छे से जीने के लिए यदि सरकार को 2.5% खर्चा करना पड़े, जो सरकार बार बार कह रही है, तो इस रिपोर्ट से, जो IRDA की रिपोर्ट है कि भाई साइक्लोन और फ्लड वालों को ही अभी 30% मिल रहा है और 70% नहीं मिल रहा है, तो कल हम यदि मेडिक्लेम ले भी लेंगे, या हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लेंगे, या सरकार इंश्योर भी करेगी, तो ये कहाँ से इंश्योर करेगी कि वो सर्विसेज मिल ही जाएंगी या क्लेम मिल ही जाएंगे। जी, उसमें मतलब लास्ट में एंड करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा था निजी तौर पर अनुभव रहते हैं, कई चीजें तो आपकी पहले से ही रहती हैं कि आपका 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन, मैं एक नॉर्मल प्राइवेट इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर इंश्योरेंस की, 24 आवर्स का प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है आपका। फिर आपका 20 बेड से कम छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ओपीडीज कवर नहीं होंगी, इतने तक के का अमाउंट, 90% तक के का अमाउंट हम देंगे, कई बार 75% तक के का अमाउंट हम देंगे, और 25% तक के का अमाउंट आपको खुद देना पड़ेगा। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, लॉक इन पीरियड्स हैं 2 साल तक, 3 साल तक, इतनी चीजें हैं, मतलब इतना कंसोलिडेट एक आपको ये इंश्योरेंस लेने के बाद आपको, आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इंश्योरेंस का अगर अगर पर्यायवाची देखें तो आपको निश्चिंतता है नरेंद्र जी, वो निजी तौर पे एज अ कस्टमर मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है, चाहे मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, चाहे मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करूं। नरेंद्र जी, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं थोड़ा मजाक भी करें लेकिन उसमें कमेंट भी है
एक मेरे दोस्त आए थे अमेरिका से, वो कह रहे थे कि आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जैसे कास्ट सिस्टम है, मतलब इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, मतलब इतना झमेला क्यों कर रखा है। मुझे लगता है हाँ सिमिलरली आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है हेल्थ केयर में, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, चैरिटी है, सिंपल सिस्टम क्यों नहीं रखा जा सकता। मुझे लगता है इसको यूनिफॉर्म राम से किया जा सकता है, और उसमें गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके अलावा जो चैरिटी और चीजें हैं वो होती रहें, या उसमें हम्म, बिजनेस प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन मेन जो फोकस है हम्म, खासकर इन दो सेवाओं के लिए, ये हम्म, सेवाएं है ना, ये बिजनेस नहीं है। हम्म, आप स्वास्थ्य में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप शिक्षा में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यदि उसमें व्यापार होने लगेगा तो आप इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। जो कि देश हाँ, की एक अच्छे देश की नींव होती है ऑफ वो कोर्स। अच्छे देश की नींव होते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति बनाना चाहते हैं, और लिंकेज है आपस में। तो उस लिंकेज को मुझे लगता है सरकारें बेहतर समझे, और सरकारें कई कर ही रही हैं, और वो हमारी सरकार की भी पॉलिसी में ओरिएंटेशन यही है, खासकर कुछ पॉलिसीज में। तो उनको मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें क्लियरली बोला गया है हेल्थ में 2.5% जीडीपी का खर्च होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, सरकारें बोल रही हैं बहुत सालों से। और शिक्षा में 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये कहा गया है। लेकिन उल्टा, लेट मी यूज दैट वर्ड, ये निजीकरण पे ज्यादा फोकस है दोनों चीजों में, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है। तो कम से कम उसको तो इंश्योर करें, जिससे कि एक शिक्षित समाज और एक स्वस्थ समाज बना पाए और व्यक्ति बना पाए। जी बिल्कुल, शिक्षित और स्वस्थ समाज सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इन पे चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे सरकारी मद का हो, सबसे अधिक खर्चा होना चाहिए कम से कम तब तक जब तक कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक उस पर खर्च करने के लिए केपेबल ना हो जाए, जो कि भारत में कम से कम अगले कुछ सालों तक संभव नहीं दिखता। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों का भी उम्मीद है ज्ञान अर्धन हुआ होगा। दर्शकों को कुछ भी इस एपिसोड के बारे में कोई भी राय है, टिप्पणी है, इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल पूछना चाहे तो नरेंद्र जी जैसे बीच बीच में ले ही लेता है, आज भी दिया ही था, तो वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। हम अगले आने वाले एपिसोड में जरूर लेंगे। शुक्रिया। Yeah.